गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जिनकी आने की संभावनाएं आने वाली आगामी परीक्षाओं में, चाहे वह यूपी पीसीएस प्री की हो, आरओ की हो या फिर बीओ की हो, उसमें बनी ही रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कथन देख लेते हैं। कथन एक दिया गया है कि इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, और कथन दो दिया गया है कि इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया था। तो चलिए कोड देख लेते हैं। इसका कोड दिया गया है ऑप्शन ए केवल दो, ऑप्शन बी एक और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन सी ना तो एक और ना ही दो सही है, या फिर ऑप्शन डी केवल एक सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दो सही है। क्योंकि इस बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल की स्थापना हुई थी वह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा हुई थी, जबकि जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके संदर्भ में ही यह बात की गई है कि इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में फिर दे दिया गया है कि इसके बारे में विचार कीजिए। चलिए कथन दिया गया है एक कि इसके तहत कलकत्ता में 9 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। दूसरा कथन दिया गया है कि इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। तो चलिए इसके कोड देख लेते हैं। कोड दिया गया ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन बी सी ना तो एक और ना ही दो सही है, या फिर ऑप्शन डी एक और दो दोनों सही है, सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। कि इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसका जो न्यायाधिकार क्षेत्र था वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, तथा जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे, तथा और अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। तो इसका ऑप्शन बी, केवल दो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित कार्यकारी परिषद का या के सदस्य थे। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत जो कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी, तो उनके सदस्य कौन कौन थे ये पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन एक देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कथन एक दिया गया फिलिप फ्रांसिस थे, दूसरा दिया गया जॉन क्लेवरिंग थे, तीसरा दिया गया जॉन मार्शन थे, या फिर चौथा दिया गया रिचर्ड बारवेल थे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन एक केवल एक, दो और तीन थे, ऑप्शन बी केवल दो, तीन और चार थे, ऑप्शन सी एक, दो, तीन और चार तीनों थे, या फिर ऑप्शन डी एक, तीन और चार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो चारों थे, एक, दो, तीन और चार, फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरिंग, जॉन मार्शन और रिचर्ड बारवेल, ये चारों 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कार्यकारी परिषद की गठन की गई थी, इसके सदस्य थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्ष 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। तो 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट बताया गया है और उसके कोड दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो कथन दिया गया है एक कि इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। दूसरा कथन, इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कि केवल दो, ऑप्शन बी दिया एक और दो दोनों, ऑप्शन सी दिया ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन डी दिया है केवल एक। तो जो 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट था, वो उसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर ही रखा गया था। तो ए तो कथन एक सही हो जाएगा। कथन दो, इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, तो ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, उसी के बारे में पूछा गया है। तो चलिए कथन देख लेते हैं। कथन एक दिया गया है कि इसके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया था।
कथन 2 दिया गया है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के कार्यक्षेत्र का स्पष्ट बंटवारा करना था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन बी केवल 2 सही हैं। ऑप्शन सी ना तो 1 और ना ही 2 सही हैं, या फिर ऑप्शन डी केवल 1 सही है। तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट था वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका तो राइट हो जाएगा। आप जो दूसरा विकल्प दिया गया, कथन दिया गया, उसको देख लेते हैं। दूसरा कथन दिया गया है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के कार्य क्षेत्र का स्पष्ट बंटवारा करना था। तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं और देखना है कि कौन से कथन सही हैं या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। कथन 1 दिया गया है कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार की समाप्ति। कथन 2 ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति। कथन 3 दिया गया है कि कंपनी की आय से भारतीयों को शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय। कथन 4 दिया गया है सिविल सेवकों को चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन। तो उपयुक्त में से कौन सा ये प्रावधान वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम से संबंधित है? तो जो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे यह पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, या फिर ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। तो जो 1813 के चार्टर अधिनियम था उसमें कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार की समाप्ति हो गई थी। तो ए तो सही हो जाएगा पहला। दूसरा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति मिली थी, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय, ये भी सही हो जाएगा। और चौथा है सिविल सेवकों को चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन। तो ये गलत हो जाएगा, ये चार्टर अधिनियम 1813 के अधीन नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं कि वर्ष 1773 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा दिया गया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1, ऑप्शन बी ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी केवल 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि 1773 का जो चार्टर नियम था यह रेगुलेटिंग एक्ट था। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर जनरल बना, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो 1833 का जो चार्टर नियम था उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। गवर्नर जनरल में नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी, और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह विलियम बेंटिंग थे। तो 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं और उन पर विचार करने को कहा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 1/4 सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। दूसरा कथन दिया गया कि प्रथम विधि विशेषज्ञ सदस्य एसटी प्रिंसप थे। तो चलिए कथन का देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो चलिए ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन बी केवल 2 सही हैं, ऑप्शन सी केवल 1 सही है, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2 सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 ही सही है। कि वर्ष 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 1/4 सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया था। दूसरा गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो 1/4 विधि विशेषज्ञ के रूप में जोड़े गए थे, उन्हें शामिल किया गया था, उनका नाम था मैकाले। तो ऑप्शन जो 2 दिया गया एसटी प्रिंसप के ना होकर मैकाले होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस अधिनियम के तहत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था? देखिए ऊपर दिया गया था तो वही पूछ लिया गया है। चलिए देखते हैं। वर्ष 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी वर्ष 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी वर्ष 1833 का चार्टर अधिनियम, या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 1853 का जो चार्टर अधिनियम था इसी के द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूर्ण सदस्य किसके तहत बनाया गया था? वर्ष 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में सिविल सेवाओं में सुधारों के लिए बनी प्रमुख समितियों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो सिविल सेवा में सुधार के लिए जो समितियां बनी थी वो
किस क्रम के अनुसार बनी थी उसका कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है होटा समिति, दूसरा दिया गया सतीश चंद्र समिति, तीसरा दिया गया कोठारी समिति। तो जो ये समितियाँ थी तो वो बनी थी सर्वप्रथम कोठारी समिति, और कोठारी समिति बनी थी 1976 ईस्वी में। फिर बनी थी सतीश चंद्र समिति, सतीश चंद्र समिति बनी थी 1989 ईस्वी में। और फिर आई थी होटा समिति जो कि बनी थी 2004 में। तो जो इसका क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 2, 1। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन 1 और दूसरा कारण आर। तो कथन और कारण दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। कथन ए दिया गया है कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास की जड़ें ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय इतिहास में है। और इसका कारण क्या दिया गया है कि वर्ष 1773 के बाद से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए गए। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कूट दिया गया है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी दिया गया है कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सी दिया गया ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। और डी दिया गया ए सत्य है किंतु आर असत्य है। जो कथन दिया गया है कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास की जड़ें ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय इतिहास में है, तो ये तो सही है। जिसका कारण क्या दिया गया है कि वर्ष 1773 के बाद से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए, तो ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके में विचार करना है। चलिए देख लेते हैं। कथन 1 दिया गया है कि भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से शुरू की गई थी। कथन 2 दिया गया है कि इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी केवल 2 सही है, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के तहत भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तथा जो दूसरा है कि जो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो सर रॉबर्ट चैम्बर्स और सर जॉन हाइड उपयुक्त में से कौन वर्ष 1774 के स्थापित कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। तो जो 1774 का कलकत्ता 1774 में स्थापित कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय था उनके न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी ना तो 1 ना ही 2, या फिर ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। 1773 के अधीन जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अधीन जो 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश सर रॉबर्ट चैम्बर, सर जॉन हाइड और एक स्टीफन थे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति उसके सदस्य कौन कौन थे ये पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। एक दिया गया अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, दूसरा दिया गया बेनिगल नरसिम्हा राव, तीसरा दिया गया कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, चौथा दिया गया सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो चलिए कूट देख लेते हैं। इसका कूट दिया गया है ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3 और 4, कूट बी देगा 2, 3 और 4, कूट सी देगा 1, 3 और 4, कूट डी दिया गया 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे, बाकी बेनिगल नरसिम्हा राव इसके सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कुछ 7 सदस्य थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो 1813 का चार्टर अधिनियम था उसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। कथन 1, इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की शक्ति दी। कथन 2, इस अधिनियम में कंपनी के सभी क्षेत्रों पर क्राउन की निसंदेह संप्रभुता का दावा करने वाला एक खंड शामिल था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या गलत है पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन बी
केवल 2 सही है, ऑप्शन सी ना तो एक और ना ही 2 सही है, या फिर ऑप्शन डी केवल 1 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही हैं, क्योंकि 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इसी के अधिनियम के तहत स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की शक्ति दी गई थी, तथा जो दूसरा था वह था कंपनी के सभी क्षेत्रों पर क्राउन की निसंदेह संप्रभुता का दावा करने वाला एक खंड शामिल था। तो इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर। तो कथन और कारण दिया गया है और पूछा गया कौन सा सही है और क्या इस आर इसका सही स्पष्टीकरण है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। कथन ए दिया गया है, चार्टर अधिनियम 1833 ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में आया, जिसका कारण दिया गया है कि इसे सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए कोड देख लेते हैं। कोड ए दिया गया, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। कोड बी दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। कोड सी दिया गया है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और कोड दिया डी दिया गया है, ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि जो चार्टर अधिनियम 1833 के ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक की क्रांति के कारण हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में आया था। तो ये तो सही है और इसे सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात जो चार्टर अधिनियम 1833 था उसे सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। तो ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन जो आर इसका सही कारण नहीं है ए का। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कथन देख लेते हैं। कथन एक दिया गया है, भारत के राज्य सचिव का कार्यालय भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया था। ऑप्शन 2 दिया गया है कि लाम पामस्टर भारत के पहले राज सचिव और भारत के राजनीतिक प्रमुख भी बने थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? नहीं तो एक सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भारत के राज सचिव का कार्यालय है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया था, जबकि लाम पामस्टर भारत के पहले राज सचिव और भारत के राजनीतिक प्रमुख भी बने थे। यह गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड स्टैनली। जो लॉर्ड स्टैनली थे वो भारत के पहले राज सचिव और भारत के राजनीतिक प्रमुख बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन देख लेते हैं। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत एक, इसने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। कथन 2, इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी केवल 1 सही, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2 सही। तो जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था उसी के तहत पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश में के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो पहला तो सही हो जाएगा, और दूसरा दिया गया कि इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत स्थापित भारत परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 का भारत सरकार अधिनियम पूछा गया है और उसके बारे में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं क्या कहा गया है। कथन एक कहा गया है कि इसकी बैठकों की अध्यक्षता वायसराय करता था तथा उसे सामान्य मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देने का भी अधिकार था। बी दूसरा दिया गया है कि इसकी भूमिका को केवल परामर्शदायी बनाया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछा गया है। ऑप्शन ए केवल 1 2 सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी ना तो 1 और ना ही 2 सही है, या फिर ऑप्शन डी केवल 1 सही है। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1858 था इसकी भूमिका को केवल परामर्शदात्री बनाया गया था। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा और ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता वायसराय नहीं करता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है कि इसके द्वारा वायसराय की परिषद की संतुष्टि के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था। और दूसरा कथन दिया गया है कि इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है या गलत है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन सी केवल 1, या फिर ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक सही है जबकि बी गलत है, क्योंकि 1861 का जो भारत प्रसाद नियम था इसके तहत यह प्रावधान नहीं किया गया था कि किसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। तो इसका आंसर केवल सी हो जाएगा, क्योंकि इसी में कहा गया था कि वायसराय को परिषद की संमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो चलिए, ये इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर ये सीरीज़ पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।